Dear students, in the last lecture, we have seen the effect of various physical agents on the superconductivity and the most important effects which are Meissner effect. हमने देखा था पिछले लेक्चर में जो हमें ये बताता है कि E is equal to 0 and B is equal to 0 are the very basic conditions which are fulfilled by superconductors. Then we have seen isotope effect, in which we have seen that isotopic mass that also affects the superconductivity, and finally the superconductivity that links with one way or another with the इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन. ठीक है, तो ये हमने पिछली बार देखा था. लेकिन जैसे जैसे ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट आगे बढ़ा तो वैसे वैसे थ्योरी का भी पार्ट आगे बढ़ा और मीजनर इफेक्ट के बाद इट वाज इस्टेब्लिश्ड कि जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं दे आर नॉट फुली एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ ए सुपरकंडक्टर. जो सुपर कंडक्टिविटी है, जो सुपर कंडक्शन है, उसकी जो सिचुएशन है E is equal to 0 and B is equal to 0, that is not fully explained with the Maxwell's equations. Then in 1935 F. London and H. London were two scientists and they tried to explain the electromagnetism of this superconductors, and they have made a very basic and very small assumption. They have made that in a superconductor there are two type of conduction electrons. First, they gave the name to conduction electrons, the normal electrons which are there in the any of the material in the normal situation. But whenever a material that undergoes to a temperature less than the transition temperature, the new electrons generated, and the electrons were named as super electrons. तो उसने उन्होंने ये बताया 1935 में कि कोई भी सुपर कंडक्टर होगा उसके अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और एक सुपर इलेक्ट्रॉन्स. At 0 Kelvin, all the electrons are super electrons, and above the transition temperature, all the electrons are normal electrons. तो सिर्फ ट्रांजिशन टेम्परेचर से और 0 केल्विन के बीच में जो ये वेरिएशन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे नॉर्मल से और सुपर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो उसने उसके बेस पे ये बताया कि जो टोटल करंट डेंसिटी है, तो इस थ्योरी को नाम हम देते हैं लंदन इक्वेशंस. ठीक है, कुछ इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे लंदन इक्वेशंस. और उसने बताया कि जो हमारी करंट डेंसिटी है दैट इज बेसिकली ऑफ टू पार्ट्स with respect to normal electrons and with respect to super electrons. And we know कि जो J है that is NeVd, तो उसने तो N जो नाम दिया वो दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स. E चार्ज दोनों के ऊपर सेम रहेगा and Vn प्लस NsEVs. ठीक है, तो उसने दो कंपोनेंट बता दिए कि जब भी करंट डेंसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और एक सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा. ठीक है, तो फिर वो कहता है कि जैसे ही उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वही इक्वेशन फॉलो करते हैं जो जनरल हमारी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन होती है. ठीक है, तो उसने बताया कि जब भी हम सुपर कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो टोटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू ma. हमें पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है उसके अगेंस्ट हमारे पास एक्सेलरेशन जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स में एंड दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और देन दिस a इट इज m dvs by dt. तो E मेरे पास जो आया दैट इज m dvs by dt, और यहां से जो dvs by dt आ जाता है इट इज इक्वल टू EE by m. EE by m, where E is charge on the electron, capital E is electric field which is applied, m is the mass of the electron, Vs is the
वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द सुपर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें और ये माने कि सुपर कंडक्टिविटी के अंदर जो सुपर कंडक्शन होता है, जो बिना रेजिस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, दे ऑल आर सुपर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जो टोटल हमारी डेंसिटी होगी, जो सुपर डेंसिटी होगी, दैट इज NsEVs। दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा, dJs बाई dt इक्वल्स टू ns, क्योंकि n हमारे पास कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, और dVs बाई dt। dVs बाई dt की वैल्यू यहां से पुट करो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ns e स्क्वायर e बाई m, एंड दिस इज dJs बाई dt। ये मेरे पास क्या दे रहा है, ये इक्वेशन को मैं बोलता हूं फर्स्ट लंदन इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि टाइम वेरिएशन ऑफ सुपर करंट डेंसिटी बेसिकली इज इक्वल टू, या हम कहेंगे यहां पे कि प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आता है कि सपोज E इज इक्वल टू 0, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, GS इज कांस्टेंट, GS इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने से करंट डेंसिटी हमारी 0 नहीं हुई बल्कि कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ करंट डेंसिटी को चेंज करने के लिए है, करंट डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं है। सुपर कंडक्टर के अंदर अगर एक बार हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर गया, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, इट इज ऑब्वियस, फिजिकली भी हमारी जो कंडीशन उसको एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक बार अप्लाई किया, हमारे सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो गए, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज फ्लो करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि रुकते किस लिए हैं, अगर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है। अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक बार मोशन में आ गया तो वो हमेशा मोशन में रहेगा, उसको रोकने के लिए हमें दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तभी हमारा स्विच ऑफ होगा। इसका मतलब अगर हम सपोज इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर सुपर इलेक्ट्रॉन्स को यूज करें, तो एक बार हमने ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू कर गया, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे, हम ऑफ कर देंगे पावर को, तो क्या है, जो करंट है हमारा वो फ्लो करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, जब तक हम दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसको चेंज ना करें। तो the time variation of current density requires electric field, otherwise when E is equal to 0, अगर हम electric field को हटा भी दें, then current density will not change, it will maintain at its level, it will maintain at its level। so this equation is named as first London equation। clear? उसके बाद जो सेकेंड लंदन इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम आगे कहाँ चलते हैं, हम शुरू करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन से। कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमारी क्या करती है, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस करली B बाई करली D। ठीक है, और फोर्थ क्या कहती है, इट इज डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस करली D बाई करली D। अब ये जो करली D बाई करली D है, इट इज बेसिकली कोरस्पॉन्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एंड दिस करली D बाई करली D इज 0 फॉर नॉन वेरिंग फील्ड्स। अगर हमारा जो फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होता, तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट है ये हमारा 0 हो जाता है। तो फॉर स्टेडी फील्ड्स, फॉर स्टेडी करंट्स, हमारे पास जो डेल क्रॉस H है दैट इज इक्वल टू J, दैट इज इक्वल टू J। H को मैं B में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H, तो H की जगह मैं B बाई म्यू नॉट पुट कर दूंगा, तो मेरे पास डेल क्रॉस B बन जाएगा म्यू नॉट J। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ गई ये, एक इक्वेशन मेरे पास आ गई ये। जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर इस इक्वेशन से अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, m ns E स्क्वायर dJs बाई dt। E की वैल्यू m ओवर ns E स्क्वायर dJs बाई dt, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। जब ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगी डेल क्रॉस E क्या है, m ओवर ns E स्क्वायर dJs बाई dt इक्वल्स टू माइनस dB बाई dt। मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो B है वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, स्पेस पे डिपेंड नहीं करता। हमने टाइम वेरिंग पर कंपोनेंट्स को हटा दिया,
टाइम वेरिंग कंपोनेंट्स को हटा दिया हमने, करलेटिव और करलेटिव का पार्ट हटा दिया यहाँ पे। तो ये पार्ट मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज उधर ले गया मैं, तो क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस djs बाय dt इक्वल्स टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m dv बाय dt। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो मैं इंटीग्रेशन dt, तो ये मेरा js में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस js इक्वल्स टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m b माइनस b नॉट, वेयर b नॉट इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर b नॉट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेरे पास क्या बन गया, डेल क्रॉस js इज इक्वल टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m b माइनस b नॉट, और जब हम इसकी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं यूजिंग मीजनर इफेक्ट, तो मेरे पास जो b नॉट की वैल्यू आ जाती है, दैट कम्स आउट टू बी 0, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इसलिए मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन बन जाती है, दिस इक्वेशन बिकम्स डेल क्रॉस js इक्वल्स टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m इनटू b। दिस इज सेकंड लंडन इक्वेशन, इसको मैं बोलूंगा सेकंड लंडन इक्वेशन। अब जो फर्स्ट लंडन इक्वेशन है वो मेरे पास करंट डेंसिटी का वेरिएशन देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो सेकंड लंडन इक्वेशन है वो मेरे पास करंट डेंसिटी का वेरिएशन देती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो मेरे पास स्पेस के साथ जो है वो सेकंड लंडन इक्वेशन है, जो टाइम के साथ आई वो फर्स्ट लंडन इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्या है कि जो जो उसका करंट का स्पेस के साथ वेरिएशन होगा वो बेसिकली मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स देगी, मैग्नेटिक इंडक्शन को बताएगी कि मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया कितनी है, वो डिसाइड करेगा कि जो करंट डेंसिटी है उसका जो स्पेस वेरिएशन है वो किस तरह से होगा विद रिस्पेक्ट टू s, अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू y बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू z बात करूं, तो उस केस में उसका जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दीज आर नेम्ड एज लंडन्स इक्वेशन, एंड दीज एक्सप्लेन एट दैट टाइम, ऑब्वियसली इसने भी एक्सप्लेन किया, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी वो ये वाली भी एक्सप्लेन करती है, और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वो ये वाली भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि मीजनर इफेक्ट को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। लंदन इक्वेशन अगर हम मान के चले तो मीजनर इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, मीजनर इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी टेक जो हमने, मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ, ये मैं एक साइड लिख देता हूँ ये इक्वेशन भी, ताकि हमारी ध्यान रहे आपको, इसको भी मैं इधर लिख देता हूँ, पहले मेरे पास ये आ गई और दूसरी आ गई मेरे पास, डेल क्रॉस js इज इक्वल टू माइनस ns e स्क्वायर बाय m इंटू b, ये आ गई दूसरी, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि मीजनर इफेक्ट फॉलो होता है नहीं होता है, और फ्लक्स का पेनिट्रेशन किस तरह से होता है। हमने ये तो बता दिया कि मीजनर इफेक्ट होगा वो परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म होगा और उसके सरफेस से बाहर आ जाएगा जो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, लेकिन वो कितनी पेनिट्रेट करेंगी, किस तरह से बाहर आएंगी, वो हमें करना है, वो हमें करना है। तो हम शुरू करते हैं। अब जो मैंने किया था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, अगर हम जो फील्ड्स हैं सपोज दे डजंट वेरी विद टाइम, वो टाइम वेरिंग नहीं है, उस केस में जो स्टडी फील्ड्स हैं उनके केस में मेरे पास जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है दैट बिकम्स दिस वन, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास क्या होगा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट जे। अब नाउ डेल क्रॉस बी ये क्या है, इट इज डेल ऑफ डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, डेल डॉट बी 0 हमें पता है, जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, तो ये बन गई माइनस डेल स्क्वायर बी, और जो राइट साइड है ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी माइनस डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट डेल क्रॉस जे, एंड डेल क्रॉस जे मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, मैं लिखूंगा इसको म्यू नॉट, और डेल क्रॉस जे क्या होगा, इट इज माइनस एन एस ई स्क्वायर बाई एम इंटू बी।
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाई एम इंटू बी। दिस इज सिंपली ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेल स्क्वायर क्या है, इट इज डी स्क्वायर एक्स बाई प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर जेड का कंपोनेंट है। तो और ये मेरे पास कांस्टेंट हो गया, तो इसको इस वाले पोर्शन को हम पुट कर देते हैं 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर बी माइनस 1, चलो पहले इधर 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू बी, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू, जहाँ पे हम कहेंगे कि जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू m बाई म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर इट्स स्क्वायर। ठीक है, इस लैम्डा को जब हम डिफाइन करते हैं तो लैम्डा मेरे पास, इसको नाम देते हैं हम लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ रहे थे, अभी हम डिफाइन करेंगे इसको। तो अगर ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय b इज इक्वल टू, solution of this differential equation is given by b is equal to b naught exponential minus x by lambda, where b is the, क्योंकि ये b के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, b के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन आ गया वो मेरे पास b is equal to b naught exponential minus x by lambda आया, where b naught is the magnetic flux at the surface when x is 0, b is the magnetic flux at depth x, at depth x, तो बेसिकली तो ये आएगा, इट इज bx इक्वल्स टू b नोट एक्सपोनेंशियल माइनस x बाय लैम्डा। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा, व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा, तो b लैम्डा क्या आया, इट इज b नोट बाय e, क्योंकि लैम्डा बाय लैम्डा 1, तो b नोट बाय e। तो इसका मतलब लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ मेरे पास वो डेप्थ है, ये मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगा। तो when x is equal to lambda, then this magnetic flux it reduces to 1 by e times the magnetic flux at the surface। तो अगर मैं सपोज इसको ड्रा करता हूं, b को ड्रा करता हूं मैं, सपोज मेरे पास ये इस डायरेक्शन में b हो गया, इस डायरेक्शन में मेरे पास x हो गया, तो हम देखते हैं यहाँ से कि x के रिस्पेक्ट में जो इसका डिक्रीज है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, तो ये हमारे पास इस तरह से डिक्रीज करता है। सपोज मैंने सपोज इसको 0 नहीं, लाइक दिस। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू लैम्डा, देन b इज इक्वल टू b नोट बाय e, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इट इज सपोज b नोट की 0 है, जब x जब सरफेस के बाहर है तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो b नोट है, जब लैम्डा के अंदर चला गया तो b नोट बाय e। इसका मतलब लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ इज डिफाइंड एज दैट डेप्थ एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस टू 1 बाय e टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है ना, तो अगर मैं सपोज कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर करता हूं और इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा नहीं कि जहां पे सरफेस पे एकदम से 0 हो जाएगा, बट इट फॉल्स एक्सपोनेंशियली। तो हम ये मानते हैं कि जब तक लैम्डा है वहां तक जो फ्लक्स है वो पेनिट्रेट करता है 1 बाय e तक, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, यहाँ तक इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब जब तक डेप्थ हमारी इसके बराबर है तो हम वहां तक हम मानेंगे कि जो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करता है। इसका मतलब जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो मीजनर इफेक्ट को कंप्लीटली फॉलो नहीं करते, 100% फॉलो नहीं करते, वो फॉलो तो करते हैं, वो डेप्थ से बाहर से निकलता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज है, सरफेस से अब्रप्टली 0 नहीं होता, सरफेस से अब्रप्टली 0 नहीं आता। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई मटेरियल ऐसा है, इतना थिन है कि उसकी जो थिकनेस है वो इस लैम्डा से कम है, ध्यान देने की बात है, अगर मटेरियल की सुपर कंडक्टर की थिकनेस इस लैम्डा से सपोज यहाँ पे 0 है, मेरे पास सपोज कोई मटेरियल ऐसा है जिसकी थिकनेस ही इससे कम यहाँ तक है,
अब यहां तक तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी थिन फिल्म है सुपर कंडक्टर की जिसकी जो डायमेंशंस हैं दे आर लेस देन द लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, इन दैट केस मेसनर इफेक्ट इज नॉट फॉलोड, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लक्स है, फ्लक्स पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि सरफेस से हमारा लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ तक हम ये मानते हैं कि वहां तक एक इफेक्टिव फ्लक्स उसके अंदर जाता है, और वो डेप्थ कहाँ है, जब तक उसकी जो वैल्यू है वो 1/e टाइम्स नहीं हो जाती, वो 1/e टाइम्स नहीं हो जाती। तो इसका मतलब लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ इज स्पेशली डेप्थ इज स्पेशली ए लेंथ up to which flux penetrates inside the superconductor, and if the dimension of the superconductors are less than this London penetration depth, in that case Meissner effect is not followed, because in that case the flux will not be excluded, flux will not be excluded, क्योंकि वहां तक तो उसके अंदर वो पेनिट्रेट करता है। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मीजनर इफेक्ट is not followed in thin films। थिन कितनी, अगर उनकी, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि थिन फिल्म्स के केस में मीजनर इफेक्ट फॉलो नहीं होता। अब थिन फिल्म कितनी थिन होगी, वो होंगी हमारी कि उनकी जो डायमेंशन है, उनकी जो थिकनेस है, दैट शुड बी लेस देन द लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। और लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ हमारी किसके कोरस्पोंडिंग होती है, वो आती है हमारी इसके कोरस्पोंडिंग, मास कांस्टेंट वैल्यू, म्यू नॉट कांस्टेंट वैल्यू, ns इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, E ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो जब हम मटेरियल के कोरस्पोंडिंग सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास वो थिकनेस आ जाती है जहां तक जो फ्लक्स है वो पेनिट्रेट करेगा, वो पेनिट्रेट करेगा। तो ठीक है, तो लंदन इक्वेशन हमारी मैंने बता दी। लंदन इक्वेशन, फर्स्ट लंदन इक्वेशन हमारी क्या है कि करंट डेंसिटी का जो टाइम वेरिएशन है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सिर्फ करंट को चेंज करने के लिए है, करंट को मेंटेन करने के लिए नहीं है। दिस इज सेकंड लंदन इक्वेशन, जो उसका स्पेस वेरिएशन है वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन में एक टाइम के साथ वेरिएशन है करंट डेंसिटी का, एक हमारे पास स्पेस के साथ वेरिएशन है, और ये दोनों इक्वेशन कंबाइंडली हम बोलते हैं कि दीज आर लंदन इक्वेशन, दीज आर लंदन इक्वेशन। फिर हमने किया कि लंदन इक्वेशंस हमारी एक एक कंसीक्वेंस है इसका कि जब भी थिन फिल्म्स होंगी उसके केस में जो जो मीजनर इफेक्ट है दैट इज नॉट फॉलोड, दैट इज नॉट फॉलोड। ठीक है, वो हमने निकाला। एक एक हमने एक नया पैरामीटर यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एंड द पैरामीटर वाज लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। और लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ के बारे में हमने बताया कि ये बेसिकली वो थिकनेस है या वो डेप्थ है मटेरियल के अंदर जहां तक हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट बिकम्स 1/e टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस, 1/e टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है, तो वो हम हमारे पास लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ आ गई। और अगर सुपर कंडक्टर की जो डायमेंशंस हैं they are less than uh, the thickness of London penetration depth, तो हमारे पास जो मेजर इफेक्ट है that will not be followed, that is a important conclusion which was drawn from these London's equations and their violation in case of violation of Meissner effect in case of thin films, thin films। ठीक है, तो आज हमें करना था आज के लेक्चर में इतना ही। इससे आगे का जो पार्ट है वो फिर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन वी विल डिस्कस इन अवर लेक्चर। ओके, देन हैव अ नाइस डे।